विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज कैरियर काउंसलिंग पार्ट 2 कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, है ना। खासकर 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं, उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आ गया, ठीक है, आपका आईएससी का रिजल्ट आ गया, और भी रिजल्ट आने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न होते हैं वो इसी समय होते हैं, इसी एज में होते हैं। किस एज में? तो एक शायर ने तो पल्ला झाड़ दिया ये बोल के कि यूं उलझना जिंदगी की उलझन में, जवाब उतने नहीं सवाल जितने हैं। मतलब जितने सवाल हैं उतने जवाब भी नहीं है इस धरती पर। सवाल इतने ज्यादा पूछे जा सकते हैं कि उतने जवाब, हर सवाल का जवाब नहीं है दरअसल, है ना। मगर कुछ सवालों के जवाब तो दिए ही जा सकते हैं 12वीं के बाद। 12वीं के बाद ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं कि भाई अब हम, कोई कह रहा है बीए फर्स्ट ईयर में है, बीएससी फर्स्ट ईयर में है, बीएससी सेकंड ईयर में है, अब क्या करें, है ना। तो भाई पहला फिल्टर तो लग गया 12वीं में। कब लग गया? 12th में आपने देखा होगा जो लोग अच्छा पढ़ते हैं 12th तक, यानी 10th से तैयारी शुरू हो जाती है उन लोगों की, और वो आपका आईआईटी और नीट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिल्टर लग गया। ये पता भी है आपको कि 12th के जब बोर्ड हो रहे होते हैं तो उससे पहले भी एक पेपर होता है, उसके बाद भी एक पेपर होता है, जिसमें अच्छी मेरिट होती है उसके हिसाब से क्या एडवांस में जाते हैं। आईआईटी वाला जो पेपर है आपका जेईई का, ठीक है, ऐसे ही नीट के लिए है। तो अब 12th कर लिया तो क्या अब आईआईटी के लिए सोचें या अब नीट के लिए सोचें, क्या करें? बहुत सारे प्रश्न होंगे। क्या ड्रॉप करें, कॉलेज में एडमिशन ना लें, अपनी डिग्री यहीं पर, मतलब अपनी एजुकेशन को यहीं पर रोक कर क्या तैयारी में लग जाएं? बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना। भाई पहला फिल्टर तो लग चुका 12th में, ज्यादा 1 साल और। अब ऐसा तो है नहीं कि 2-3 साल तक एक एज लिमिट भी होती है। अब क्या करें? अब प्रायश्चित करना है। क्या करना है? अब ये सोचना है कि अब दूसरा ऑप्शन क्या है। पहला फिल्टर 12वीं तक लग गया, 12वीं में लोग निकल गए, ठीक है। एक ऑप्शन है आपके पास वैसे एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, ठीक है, 16.5 से 19.5 तक आपके पास चांस होते हैं। कुछ नहीं करना है, 3 किताबें पढ़नी है। एक मैथमेटिक्स के लिए जो आपने इंटर की जो मैथ्स है, अगर उस पर बहुत अच्छी कमांड है आपकी तो आप अच्छा कर सकते हो। दूसरा आपका इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए। तीसरा आपका इस पर जनरल स्टडी पर कमांड होनी चाहिए। यूपीएससी पेपर बनाता है, वो ये नहीं देखता यूपीएससी की ये 12वीं पास बच्चा है, पेपर का लेवल ठीक ठाक होता है। चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद वाला सीडीएस हो, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आईएएस हो, है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हो, यूपीएससी के जहां भी आप पेपर देखेंगे उसका लेवल बहुत गजब का, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाता है, जो प्रश्न पत्र होता है वो बनाया जाता है। अब क्या करें उसके लिए? तो भाई अब ऐसा है कि बैठना पड़ेगा। अब आपके पास इंटर करने के बाद और ग्रेजुएशन तक का जो 3 साल का समय है, अब उसको यूटिलाइज कीजिए। क्या कीजिए? उसको यूटिलाइज करना है। क्या करना है? खाली डिग्री नहीं लेनी है, डिग्रियों के पीछे नहीं भागना है। डिग्री लेनी है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एडमिशन लेना है, डिग्री लेनी है, लेकिन साथ में जो आपका पूरा समय होगा वो आपने अपने कंपटीशन को देना है। किसको देना है? कंपटीशन को देना है। अब समस्या कहां पे आती है ये भी बता देता हूं मैं, जड़ कहां है, कंपटीशन क्यों टफ होता है। आपको एक भ्रम में रखा गया दरअसल, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में हो, ये देखा होगा आपने कि पहले में और अब में बहुत अंतर आया है। अब क्या है कि 3 चैप्टर के टेस्ट होंगे जी, ऐसा ही होता है। अब आप 3 चैप्टर पढ़ के चले गए, आपका परसेंटेज बन गया कितना? 99%। कितना? फिर आगे 4 चैप्टर का टेस्ट हो गया जी, वो सब जुड़ते हैं ना आपके, ऐसा ही होता है। ऐसे करते करते आप 99 90, क्योंकि 3 चैप्टर में 99 लाए जा सकते हैं। क्या लाए जा सकते हैं? 99 लाए जा सकते हैं, 98 भी लाए जा सकते हैं, 90 भी लाए जा सकते हैं, अच्छा स्कोर माना जाता है। अभी तो सुना हमने उत्तराखंड बोर्ड में 100% भी आए हैं बालिका के, बधाई है उसके लिए, ठीक है। लेकिन ये चिंता का भी विषय है कि 8 सब्जेक्ट में भी 100 में से 100 आ रहे हैं, ऐसा कैसे? मतलब बर्डन है बच्चों पर, उन्होंने सोच लिया है कि अब 100 में से 100 ही लाने, 1 नंबर भी कम नहीं लाना है। ठीक है, आपने छोटे छोटे टेस्ट दिए, आपके क्या हो गए उसमें?
अच्छे नंबर आ गए। अब क्या होता है, कंपटीशन में उतरते हो। तो अब आप सोचते हो जैसे एकेडमिक में था वैसे यहाँ पे भी होगा। ग्रेजुएशन के बाद वालों को भी बोल रहा हूँ मैं, ग्रेजुएशन में भी मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है आपका। क्या होता है, है? चार चार चैप्टर करके आप लाते हो 90%, 95% ऐसे ही लाते हो, 85%। आपको लगता है हम टॉपर हैं, आपके अंदर एक दम आ जाता है कि हम तो 95% है। और आप जब आप यूपीएससी में जाते हो तो भाई यूपीएससी में आज तक मेरे ख्याल से मैंने नहीं सुना कभी कि 60% से ऊपर कोई टॉपर रहा होगा। मतलब 60-65%, 55 से लेकर 65% के बीच में टॉपर होते हैं। पीसीएस में भी ऐसा ही होता है, 60% के आसपास टॉपर हो जाता है, 60-62 के आसपास। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कुछ को अगर हम मैथमेटिक्स वाला पार्ट छोड़ दें तो अधिकतर जो ये तैयारी लिखने वाले पेपर हैं उसमें 60% से ज्यादा नहीं आता। अब क्या होता है, उस 60% लाने के लिए समस्या ये होती है कि यहाँ पे 4-4 यूनिट करके नहीं आता है। पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो 4 दिनों में आपके 7 पेपर होते हैं। 3 घंटे सुबह लिखना है, 3 घंटे शाम लिखना है। 3 घंटे सुबह हिंदी का पेपर है, 3 घंटे शाम को हिस्ट्री का पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है, फिर पॉलिटी का पेपर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते 7 पेपर होते हैं, यानी 4 दिन में आपने कितने घंटे लिख दिया? एक दिन में 6 घंटे लिख दिया, 6×3 = 18, 21 घंटे 4 दिनों में आपने सिर्फ लिखना है। उस लिखने के लिए आपके दिमाग में कितनी सारी चीजें रही होंगी। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि खाली अगर बाद वाल जो पेपर है तो उसमें मैथ्स भी है, तो उसमें रीजनिंग भी है, उसमें साइंस एंड टेक भी है। साइंस एंड टेक में भी ऐसा है कि साइंस एंड टेक में खाली ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर साइंस है, फिजिक्स भी है तो केमिस्ट्री भी है तो जूलॉजी भी है तो बॉटनी भी है। एक तरीका होता है उसे पढ़ने का, हालांकि। पर मैं कह रहा हूं यहां पर सारी चीजें मस्तिष्क में लेके चलनी होती क्या करने के लिए, पेपर क्रैक करने के लिए। दिक्कत कहां आ रही? दिक्कत ये आ रही कि आप गए, कोचिंग ली आपने आपने कुछ चैप्टर ढंग से पढ़ लिए। क्या कर लिए? ढंग से पढ़ लिए। अब आपको आदत थी कहाँ की, स्कूल की या डिग्री कॉलेज की, कि 4 चैप्टर लिए 95% आ गया। अब यहां तो ऐसा होता है ना कि आपने 2-3 चैप्टर जब पढ़े तब अगर किस्मत होगी तो वहां से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, या 2 क्वेश्चन बनेंगे। आपने पूरा मौर्य पढ़ लिया, माना इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, आपने पूरा मौर्य पढ़ लिया, उसमें से एक क्वेश्चन आया। कितना आया? अब आपने कहा यार मैंने तो 3 दिन लगाए इस मौर्य को पढ़ने में, दिन और रात याद किया इसको, एक ही क्वेश्चन आया, बेकार है जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी क्या है, बेकार है। अरे भैया, एक चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन बन गया, गुप्त से अगर 2 क्वेश्चन बन गए, मौर्य से अगर 2 क्वेश्चन बन गए, तो ये माना जाता है कि सफल हो गया। क्या हो गया? तो अब हर जगह से एक एक नंबर करके क्या होते हैं, हिस्ट्री से माना अगर 10 क्वेश्चन आने, कोई पेपर अगर सेट हो रहा है, माना उसमें 150 क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री की अगर पूरी किताब से अगर 15 क्वेश्चन बन गए तो ये माना जाता है कि सफल हो गया पढ़ना। क्या हो गया? 10-12 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से आ गया, अब ज्योग्राफी कितनी बड़ी है आप भी सोच सकते हो। पहले मैप रीडिंग करनी है, फिर भारत का इतिहास है, फिर भारत का भूगोल है, फिर विश्व का भूगोल है। फिर आपका अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी में अगर माना 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं, यूपीएससी की बात कर रहा हूं, 10-15 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए भाई पहले बैरक पढ़नी है, फिर आपने पूरी क्या, हाँ जी, मतलब परीक्षा वाणी हो गई, या आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत, या सुभाष कश्यप, और बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। डीडी बसु, दुर्गादास बसु पहले पढ़ते थे। अब ये सारी किताबें पढ़ी आपने, उसका कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन आए? 15 क्वेश्चन आए, और वो 15 भी पूरे सही नहीं हो पाते हैं, इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि 15 में से 15 हो जाए। 15 में से 14 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। 15 में से 15 अगर किसी के हो गए तो ये माना जाएगा बहुत अच्छा पढ़ा उसने, यानी उसकी मेमोरी क्या है, बहुत कई रिविजन किए हैं उसने। इतना समझ में आ गया? तो दिक्कत यहाँ पे आती कंपटीशन में, और कुछ नहीं। तो वो फिर बर्डन आ जाता है, क्योंकि आपको बर्डन लेने की आदत नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा करके क्या, आपको छोटी छोटी दौड़ दौड़ लगाने की आदत है। अभी तक आप 100-100 मीटर करके दौड़े हो, फर्स्ट आए हो, 99% आया आपका। कितने में? अब तो मैराथन है, 42.195 किलोमीटर एक साथ भागना है। क्या करना है? मैराथन जो होती है वो 42.195 किलोमीटर की होती है। अब क्या होता है, जब इस दौड़ में आप भागते हो तो भाग तो सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको 100-100 मीटर भागने की आदत है, इसलिए आपको दिक्कत होती है इसमें, कंपटीशन। तो सबसे पहले तो अपने माइंड मेकअप करना है कि इस तरह की जो तैयारियां होती हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा वो अलग था, एकेडमिक। अब जो कंपटीशन है उसमें क्या करना होता है, पढ़ना ज्यादा पड़ता है, आता कम है। मतलब क्या?
बहुत सारी जब आप किताबें पढ़ रहे हैं तब जाके आपके 150 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। भाई उत्तराखंड पढ़ रहे हो, माना पीसीएस की बात कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चन कवर होंगे, 20-25। हिस्ट्री पढ़ रहे हो पूरी, कितने क्वेश्चन कवर होंगे, 10-15। ज्योग्राफी में भी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चन कवर होंगे, 10-15। पॉलिटी पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चन कवर होंगे, 10-15, ऐसे ही तो होंगे। फिर आपका साइंस एंड टेक भी है, साइंस एंड टेक में आपका फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, जियोलॉजी बॉटनी भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, इकोनॉमिक्स में भी ये समस्या है कि आपने जब पढ़ा तब डेटा कुछ और था, जब आपका पेपर हो रहा था तब डेटा कुछ और है। भाई आपने बजट पढ़ लिया, अभी का पेपर है आपका कुछ समय बाद हुआ, टाइम कई बार निश्चित नहीं होता है, तब तक पता चला कि नई सरकार बनी, उसने नया बजट निकाल दिया, तो नया बजट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, करंट इवेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, हर महीने पढ़ना पड़ता है। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ता है, करंट इवेंट्स हर महीने पढ़ना है आपने। अगर आप अखबार नहीं पढ़ पा रहे हो, पहले तो अखबार पढ़ना है रोज का, पर नहीं पढ़ पा रहे हो तो प्रतियोगिता दर्पण, सिविल सर्विस क्रॉनिकल जैसी जो मैगजीन्स हैं उनको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। योजना कुरुक्षेत्र, क्या करना है, उनको पढ़ना ही पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनको याद भी रखना है। क्या करना है, करंट इवेंट्स के बगैर भी आप पेपर नहीं निकाल सकते। कभी कभी ऐसा होता है 10 ही आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है 30 आ जाते हैं। कितने, जिस साल बच्चा ये सोचता है ना कि यार करंट इवेंट्स पिछली बार तो दिए नहीं, 5-7 क्वेश्चन थे खाली, छोड़ो ना क्या करना, पता चला 30 क्वेश्चन टपक पड़े, अब क्या करोगे। और होते कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल से होते हैं, जो आपके पीसीएस जैसी जो परीक्षा है प्रतियोगिता दर्पण आराम से कवर कर लेती है। ठीक है, ये चीजें हैं, ये समस्या है। तो एक तो लंबा समय लेके चलना है आपने, कि 12वीं के बाद लग गए, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं साथ में। ग्रेजुएशन को ही ऐसा नहीं करना, कोई आप कोई बहुत बड़े, मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं ले रहे हो, ग्रेजुएशन की डिग्री आजकल नॉर्मल हो गई। ठीक है, और बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं होता ग्रेजुएशन। हाँ ये अलग बात है कि आपने ले रखा हो तो अलग बात है कि कॉलेज में जी सारे फंक्शंस अटेंड करने हैं, सारी जगह क्या सारी चीजें अटेंड करनी है, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन मैंने कॉलेज में इतना बर्डन होता नहीं है, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होगी जब आप 21 साल के होंगे, तब आप पेपर देने जाएंगे, तो वो प्रायश्चित करना है ना, वो 12वीं से पहले आप नहीं चेते, आपको 10वीं में चेत जाना चाहिए था। ठीक है, नहीं चेते, हो सकता है आपको गाइडेंस ना मिला हो सकता है माता पिता अनभिज्ञ हो इस चीज से कि भाई क्या क्या कराना क्या है बच्चे को, उन्होंने भी आपको छूट दी। ठीक है, तो आपका पूर्वार्ध बहुत अच्छा रहा, मजे में रहा, अब उत्तरार्ध में दिक्कत होती है। वहां पर नंबर ऑफ बुक्स बहुत कम थी, यहाँ पे अब नंबर ऑफ बुक्स क्या ज्यादा है, तो उसके लिए समय लगेगा। क्या लगेगा, कोई भी अगर आपको ये बोल रहा हो कि 3 महीने में 6 महीने में निकलवा दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ, या तो फिर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, कि आपकी पढ़ने की जो क्षमताएं बहुत गजब की हो, यानी आप एक बार पढ़ते हो विवेकानंद जी की तरह आपको याद हो जाता हो, तो अलग बात है। लेकिन मैंने कहा लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होती है, समय लगता है। तो इसको क्या करो, बिना बर्डन के अगर आप पेपर निकालना चाहते हो, तो 12वीं से लेके ग्रेजुएशन तक का जो समय है, बड़ा क्या आनंददायक समय होता है। उसमें आपको लोग परेशान भी नहीं करेंगे, जो मोहल्ले अड़ोस पड़ोस और आपके रिश्तेदार की, भाई क्या कर रहा है, आपके पास आंसर होता है ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रही है, साथ में चुपचाप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, ज्यादा समय जो देना हो किसको देना, आपने तैयारी को। कॉलेज में लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, लेकिन ग्रेजुएशन करके आप अगर 99% भी ले आए, तो कोई बाहर नहीं खड़ा होगा कि चलिए जी हमारे साथ चलिए, हम आपको जॉब देते हैं। आपको पेपर क्रैक करना ही पड़ेगा, चाहे समूह गौ का करना, समूह गौ तक की नौकरी के लिए पेपर क्रैक करना पड़ता है। और टफ होते हैं पेपर, टफ नहीं होते हैं, मतलब क्या होते हैं, वो एकेडमिक वाला हिसाब नहीं होता। यहाँ पर एक गोला गलत लगा, 2000 लोगों 2000 नंबर पीछे हो गया, क्या हो गए, बिल्कुल ड्रीम 11 जैसा है। बस एक खिलाड़ी आउट हुआ और कहां कहां खिसक गए, नीचे खिसक गए। वैसे ही तो है खेल, यहां पर भी ऐसा है। तो उसके लिए पेपर प्रैक्टिस, क्या क्या किताबें लेनी है, बुक्स पर निवेश करना है। शिक्षा ही एक ऐसा निवेश है जिसपे सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, और समस्या यह है उत्तराखंड की, बिहार और उत्तराखंड में यही अंतर है। बिहार में निवेश किया जाता है किस पर, शिक्षा पर। किस पर किया जाता है, शिक्षा पर।
यहां पर क्या होता है, 12वीं तक तो बहुत ज्यादा निवेश करेंगे, ग्रेजुएशन तक भी निवेश करेंगे। मैं पहाड़ों में देखता हूं, माता पिता किसी भी प्रकार से बीएससी करानी है, क्या करानी है, बच्चा रह रहा है कैंपस में, रह रहा है वहां, मतलब वहां पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, जैसे ही ग्रेजुएशन करेगा एकदम हाथ खींच लेते हैं। जैसे ही एमएससी करेगा या मास्टर डिग्री लेगा, उसके बाद क्या कर लेते हैं, हाथ खींच लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई हो गया, इतना ही कर सकते थे। जबकि सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां पर पड़ती है, अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान नहीं कर पाए निवेश, तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में एक चीज लेके चलना पड़ेगा, समय लगेगा। क्या लगेगा, समय लगेगा। अब अंतर क्या है, ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हो तब बर्डन नहीं है, तब समाज आपसे पूछ रहा क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वही समाज आपसे पूछा क्या कर रहे हो, आप बोलोगे तैयारी कर रहे हो। आप पर नजर रखी जाएगी, आपको बार बार क्या खुरेचा जाएगा, बोला जाएगा कि 6 महीने हो गए यार कुछ हुआ नहीं, 1 साल हो गया कुछ हुआ नहीं, 2 साल हो गए कुछ हुआ नहीं। भाई होगा कहां से यार, जो एग्जामिनिंग बॉडी है वो तो समय पर पेपर कराएं, जब वो पेपर कराएंगी तब रिजल्ट आएगा। भाई बड़ी जो पेपर है यहाँ पर, वो क्या होता है कि 2021 में एक फॉर्म आता है प्री का, 22 में उसका प्री होता है, 23 में उसका मेंस होता है, 24 में अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, मेरे ख्याल से हो गए होंगे, अब जाके रिजल्ट आएगा। तो आपका दोष नहीं है उसमें, लेकिन मैंने कहा समाज देखता रहेगा। समझ में आया। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जी हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, क्या करें, क्या मैथ्स वाले पेपर समझ मतलब जाएं कि नहीं जाएं। तो मैं बता दूं कि जैसे बैंक हो गया या एसएससी हो गया या सीडीएस हो गया, है ना, ओटीए में तो मैथ्स नहीं आता है, ओटीए में तो इंग्लिश और जीएस आएगा ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा ये भी बता दूं कि सबसे आसान यूपीएससी का पेपर जो सीडीएस है। क्या है, सबसे आसान पेपर क्या है, सीडीएस है निकालना। एसएसबी फिर टफ होती है, अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होंगी तो ही आप एसएसबी क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो क्या वापस भेज दिया जाता है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैथ्स नहीं है हमारा तो क्या करें, और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा जी कॉमर्स है, क्या हम बैंक के लिए फिट है। तो मैं पहले ही बता दूं कि कॉमर्स बीकॉम करना बैंक के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। बैंक का जो पेपर आएगा उसमें मैथ्स आएगा, उसमें रीजनिंग आएगा, उसमें क्या आएगा, इंग्लिश आएगा, उसमें अन्य चीजें आएंगी, और उसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी, आपका कॉमर्स का कुछ नहीं आएगा उसमें, पहले ही बता दूं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या करें, तो मैं दो तरह के लोग फेल होते हैं ऐसे पेपरों में। एक, जैसे माना सीडीएस के लिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, एक छात्र था मेरा, मैंने उसको कहा भाई मैथ्स कर लो, ये आरएस अग्रवाल की किताब है, सीडीएस के लिए होती है, लगभग लगभग इसी में से क्वेश्चन पेपर बनता है, जो डिजिट्स होती हैं वो शायद चेंज हो सकती हैं थोड़ा बहुत। सर क्या दिक्कत है, मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, क्या हूँ, एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, मैं कम से कम 40 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 10th वाले जो है उनको 40 बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं, मेरा 2 बैच ट्यूशन पढ़ते हैं, मैं इतना ये कराता हूँ, 9th को पढ़ाता हूँ, 10th को पढ़ाता हूँ। मैं ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, आपकी मैथ्स क्या होगी, अच्छी होगी। मैंने कहा फिर भी मुझे संदेह है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको एक वो बुक दी, और मैंने कहा कि हर चैप्टर के पहले पहले 1 2 जो क्वेश्चन है, माना जितने भी चैप्टर होंगे, कितने चैप्टर है इस समय आरएस अग्रवाल में, 18 चैप्टर है, मोर देन 18 है, 18 दिन 36 क्वेश्चन है, इसको मुझे 36 मिनट में करके दे दो। कितने मिनट में करके दे दो, जबकि वहां पे कितना समय होता है भाई, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 60 दूनी 120, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 मिनट हम पढ़ने के लेते हैं। किसके लेते हैं, और मैंने कहा क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन पहला और दूसरा होता है, किसी भी एक्सरसाइज का पहला और दूसरा जो क्वेश्चन होता है सबसे आसान होता है। मैंने कहा आपने 36 मिनट में करके देना। अरे कहाँ 36 मिनट भाई, वहां 56 मिनट हो गए, 156 मिनट हो गए, वो क्वेश्चन हुए ही नहीं उसके। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कर क्या रहे हो भाई, तो मैंने देखा तो कर रहा था कि ए इज वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/x, बी इज वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/y, ए प्लस बी इज वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, और इस तरह से बड़ी लंबी प्रक्रिया से चल रहा था, जैसे कि 10वीं वाले बच्चों को सिखाया जाता है। कंपटीशन में ये नहीं चलता, क्या नहीं चलता है, इतना टाइम थोड़ा, और बड़ा एक पेज में एक क्वेश्चन, नोट्स नहीं बनते हैं जैसे बढ़िया से अच्छी राइटिंग में। अरे मैंने कहा भाई ऐसे नहीं निकलेगा पेपर। तो दो तरह के लोग फेल होते हैं इस कंपटीशन में, एक जो कहता है कि मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं इतने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मुझे मैथ्स की कोई जरूरत नहीं है, वो फेल हो जाता है।
दूसरा जो कहता है जी मेरी तो 8वीं तक मैथ्स थी, उसमें भी मैं क्या था, बहुत वीक था या वीक थी, और उसमें भी बहुत जब दिक्कत हुई तो मैंने तो मैथ्स छोड़ दी। मुझे नहीं मालूम था कि आने वाले समय में मैथ्स मुझको क्या करेगी, फिर दोबारा पकड़ेगी। तो ये ध्यान रखना कि जिस चीज़ को आप छोड़ते हुए चलते हो, कंपटीशन वहीं पकड़ता है आपको। क्या करता है? कंपटीशन वहीं पर क्या करेगा, पकड़ेगा। तो अब करना क्या है भाई? तो भाई सबसे पहले एमएससी वालों को बोल दूं, बीएससी वालों को बोल दूं कि दम्भ छोड़ना है, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट चलते हैं। वो जमाना चला गया, सेकंड जनरेशन की मैथ चलेगी, थर्ड जनरेशन की मैथ चलेगी, फिफ्थ जनरेशन में पहुंच चुकी है मैथ्स। वैदिक गणित लगाई जा रही है। क्या लगाई जा रही है? क्वेश्चन देखिए, हिट एंड ट्रायल लगाया जा रहा है, देख कर ही आंसर क्या करना है, टिक करना है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब आप सीडीएस के पेपर में या अन्य पेपरों में जब आप जाएं तो कई क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको क्या हो, पता हो, याद नहीं करते, याद नहीं बोलते हैं इसको। लेकिन मुझको पता है कि जब हमने सीडीएस के पेपर दिए तो अगर हम 100 में से 98 नंबर लाए तो उसका कारण एक था कि उस किताब को इतनी बार किया गया था कि लॉग में कहां पर जीरो इसका आंसर आएगा। माना ये क्वेश्चन इसका आंसर 0 है, ट्रिग्नोमेट्री में कहां पर इसका आंसर 1 है, साइन 22.5 डिग्री पता है इसका ये होता है। कई क्वेश्चन जो थे वो याद थे, याद थे मतलब रटे नहीं थे, इतनी बार कर चुके थे तो पता, देखते पता चल गया इसका आंसर ये है। 25 क्वेश्चन कम से कम अटेंड नहीं, मतलब पेन नहीं चलाया उसका आंसर हमें पता था कि ये है। तो जो बच्चे क्या कर रहे थे, 1 से स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग 26 से स्टार्ट कर रहे थे, इसीलिए 98 क्वेश्चन हो पाए अपने समय में। समझ में आया? ऐसे ही बैंकिंग में भी है, घुमा फिरा के देगा, वो होता कुछ नहीं, सिंपल सा मैथमेटिक्स होता है। मैंने बताया भी आपको कि बैंकिंग का जो आपका कोर्स है वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ज्यादा ज्यादा 6 महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी लाने के लिए, स्पीड लाने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। रोज 3-3 पेपर लगाने पड़ते हैं, 4-4 पेपर लगाने पड़ते हैं, 5-5 पेपर लगाने पड़ते हैं, बस लगे रहना करने पर, स्टॉप वॉच सामने रखनी है और क्या पेपर प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, स्पीड लानी पड़ती है, एक्यूरेसी लानी पड़ती है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जब आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है इसका आंसर ये होगा, उस दिन आपको सिलेक्शन होगा। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? टाइम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और हर क्षेत्र में जाइए, मतलब ठीक है आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम उत्तराखंड क्यों पढ़े, पढ़ना पड़ेगा। कोऑपरेटिव बैंक के जब फॉर्म आएंगे तब क्या करोगे, वहां पे उत्तराखंड के भी क्वेश्चन आएंगे। आप बोलोगे हिंदी का क्या मतलब, हम तो बैंक वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी भी आएगी, भले ही 10 क्वेश्चन आए, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। कई क्वेश्चन आते हैं ना हौच पौच वाले जिन्हें बोला जाता है, सब आएगा कि उसमें। इस तरह से तैयारी करनी है आपने, समय देना है। क्या करना है? तो 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो प्रायश्चित का समय है। तो अभी भी क्या हो सकता है, स्पीड। अब जैसे जैसे मैंने कहा एज बढ़ रही है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, बर्डन बढ़ रहा है, तो आपको अपना टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। सिंह कटा के बछड़ा नहीं बनना। पता चल रहा है एक बच्चा एमएससी वाला है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर होते हैं, एक बच्चा तो इंटर के बाद कोचिंग ले रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, एमएससी के बाद आ रहा है। आप उसकी नकल कर रहे हो किसकी? अरे उसके पास बहुत समय है भाई, अभी 3 साल तो ग्रेजुएशन करेगा, आराम से तैयारी धीरे धीरे भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे बैठ के बंसी भी बजाएगा तो भी पेपर 3 साल में निकल ही जाएगा। आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जो क्या है, जिनकी उम्र क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो उनको ज्यादा समय देना पड़ेगा और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आया? ये चीज है। बालिकाओं को पहले ही बता दूं, बालिकाओं के पास ज्यादा समय नहीं होता इस देश में, है ना। घर वाले जो होते हैं वो बस क्या पराया धन बोल के क्या करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तो क्या है कि जब तक पिता के घर में है कर लीजिए और सही समय पर कीजिए। क्या कीजिए? दुरुपयोग मत कीजिए फिर समय का, क्योंकि बाद में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी है। क्या आनी है? बाद में बहुत सारी, आफ्टर मैरिज जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, टफ हो जाता है क्या करना, तैयारी करना। ठीक है, ये चीजें हैं, ये बताना चाह रहा था। जी बोलिए। स्कूल टाइम पे कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए, लाइक आर्ट साइड, साइंस या कॉमर्स? आर्ट साइड चुनना चाहिए, कॉमर्स चुनना। देखिए कॉमर्स का तो पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत ज्यादा बोलबाला है उत्तराखंड में। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है कि कई बार बच्चों को बाध्य किया जाता है कॉमर्स लो, बी कॉम ऑनर्स। कई बच्चे आते हैं यहाँ पर, बी कॉम ऑनर्स हैं जी,
ठीक है भाई, बीकॉम ऑनर्स हो आप, बढ़िया, बड़े बड़े कॉलेजेस से हो, लेकिन जब वो कंपटीशन में आते हैं तो अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करते हैं। जिस दिन वो एडमिशन लेने आते हैं उस दिन वो बीकॉम ऑनर्स बोलकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हम लोगों को भी कई बार अंदर से ऐसा होता है कि यार ये बच्चा जिस तरह से इसके अंदर दिख रहा है कि बीकॉम ऑनर्स हूं मैं, इसका रोल यहां पर उत्तराखंड में तो कम से कम नहीं है क्या? इंडस्ट्रियल स्टेट है ये भाई। गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो, वहां पर साइंस वाले की उतनी पूछ नहीं है जितनी कॉमर्स वाले की है। गुजरात में आपका क्या बोलते हैं, उनकी भी पूछ है होम साइंस वालों की। अगर कोई बालिका होम साइंस है बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रीम लें, तो मैं ये कहता हूँ कि यार 12वीं तक अगर आप साइंस ले सकते हो तो ले लो। अगर आपको डीएफओ बनना है तो साइंस को आगे बढ़ाओ, डीएफओ बनना है, आपको फॉरेस्ट रेंजर बनना है, आपको चीफ कंजर्वेटर बनना है, और साइंस से रिलेटेड जो फॉर्म आ रहे हैं अगर आपकी उन पर नजर है तो साइंस को आगे बढ़ाते रहो। लेकिन अगर आपकी सिविल पे नजर है, आईएएस पे नजर है, पीसीएस पे नजर है, तो काहे इतना बोझा ढो रहे हो भाई? बीए करो, सिंपल करो, प्राइवेट करो। जरूरी थोड़ा है कि रेगुलर करना है। कोई नहीं पूछेगा कल आपसे कि आप रेगुलर थे कि प्राइवेट थे, और अगर पूछेगा भी तो बोल देना परिस्थितियां नहीं थी हमारी सामान्य, इसलिए हमें प्राइवेट करना पड़ा। और प्राइवेट में ज्यादा अच्छा आपका परसेंटेज बनता है, क्योंकि वहां पे वो तो और फिल्टर लग के जिसे बोलते हैं, वहां पर तो एक फिल्टर 12वीं में लग गया, एक ग्रेजुएशन के बाद लग गया, एक पीजी के बाद लग गया, वो तो फिर वहां तो लास्ट फिल्टर है ना वो। वहां तो वो लोग भी कर रहे हैं जिनको जॉब कर रहे हैं या जिनका विवाह हो चुका है, बच्चे हैं, वो भी प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। उनके बीच में जब आपकी कॉपी चेक होगी पढ़ने वाले की, बहुत अच्छे नंबर बनते हैं। तो अगर सिविल की प्रिपरेशन करनी है तो आर्ट सब्जेक्ट्स ही बेस्ट माने जाते हैं, ताकि एक बर्डन कम हो जाए हमारा। कौन सा? वो जो कौन सा है कि अब प्रैक्टिकल है, अब ये है, अब वो है, अब असाइनमेंट्स हैं, इन सब चीजों का दिक्कत खत्म हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रीम मुझे ऐसा लगता है कि 12वीं तक साइंस रख लेनी चाहिए। कॉन्फिडेंस होता कुछ नहीं है, सब खोखला है वैसे तो, लेकिन साइंस ले रखी होती है तो आगे जब आप पढ़ते ना, साइंस एंड टेक पढ़ते, तो आप कहते हैं हाँ हम साइंस वाले हैं। अब कोई आर्ट वाला बच्चा है तो उसको थोड़ा सा पहले से दिमाग में एक चीज रहती कि नहीं यार मैं तो क्या ह्यूमैनिटीज वाला हूँ और ये तो साइंस है। होता कुछ नहीं है। इवन कई बार साइंस के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप एमएससी केमिस्ट्री हो और आप नहीं कर पाते हो उसको। आप बॉटनी वाले हो, उसने बोल दिया फादर ऑफ बॉटनी कौन है? कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस है, नहीं पता होता कई बार। कई बार इंग्लिश वाले आते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है? नहीं पता होता है, शेक्सपियर बोलते हैं, जबकि जॉफरे चौसर है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं आपको, तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आती है। कई बार बीमारी पूछ लेता है, वहां पता ही नहीं चलता कि यार फंगल डिजीज है कि क्या है, पूरा पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। स्लाइड व्लाइड सब बना रखे, सब चीजें देख रखी, माइक्रोस्कोप से देख रखा, प्रैक्टिकल भी कराया, सब कराया उन्होंने, लेकिन मस्तिष्क में नहीं है ना। ये नहीं पता कि पूछा क्या जाएगा। तो वो तो आपका पेपर प्रैक्टिस से ही होगा, और बड़े पेपर लिखने से ही निकलेंगे। मैं हर क्लास में बोलता हूं कि बिना लिखे कुछ नहीं होगा। आपकी उत्तर पुस्तिका ही आपका परिचय है। वो नहीं जानते आप कौन हो, कितने अच्छे हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप समाज के लिए कैसे हो, कुछ नहीं जानते। आप बहुत बुरे हो, दस्यु हो आप, दस्यु मतलब, लेकिन आप बहुत अच्छा लिखा हुआ आपने, तो आपका सिलेक्शन होगा। ये अलग बात है कि बाद में एलआईयू की रिपोर्ट में आपको पकड़ा जाएगा कि दस्यु है ना। लेकिन मैंने कहा सिलेक्शन किस पे मिलेगा? लिखने पे। पेश करना आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए? कि पेश कैसे करना है। पेश करना मतलब कॉपी में कैसे उसको रखना है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग बहुत ज्ञानी है, ऐसा नहीं है, पर ज्ञानी कंपटीशन नहीं निकाल पाते। कारण यह कि वो पेश ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो कर रहे होते तो मल्टी क्या बोलते हैं उसको, थॉट्स, इतने विचार आते हैं उनके कि वो आंसर जो होता है वो क्या हो जाता है, जिग सा हो जाता है। कॉपी चेक करने वाले की समझ में नहीं आ पाता यार लिखना क्या चाह रहा है तो अच्छा, लेकिन क्या ज्यादा हो गया कि समझ में आया? उसका भी नहीं होता। बस एक कला है ये, वो कला जिसने सीख ली उसका सिलेक्शन हो गया। जो कला नहीं सीख पाया तो उसको ये लगा कि क्या, उसको कई बार बच्चों को ये भी लगता है कि हम इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए हम नहीं निकल पाए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। कई बार ऐसा होता है कि पायदान में आखिरी बच्चा जो होता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है टॉपर से, लेकिन टॉपर को यह पता था, कला थी उसके पास क्या रखने की, उस आंसर को लिखने की। समझ में आया? कई बार योग्यता
ऐसे ये योग्यता का पैमाना नहीं है, उन्होंने बनाया होगा भले ही कि जी योग्यता का पैमाना हमारा ही है, लेकिन मैंने कई बार योग्यता उस व्यक्ति के अंदर ज्यादा हो सकती है जो पायदान में आखिरी नंबर पर। हो सकता है उसे अंदर जाके एंजाइटी हो गई हो सकता है उसको फोबिक एंजाइटी का शिकार हो। वो एग्जामिनेशन प्रेशर हर कोई नहीं झेल पाता ना। कई बार तो बच्चों को पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है हमारे साथ। ये तो एंजाइटी होती है। वो साल भर पढ़ते हैं, जैसे ही पेपर आता है हाथ पैर छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हो गया जी? एंजाइटी हो गई। भाई कब तक रहेगी? जिस दिन आपका पेपर खत्म होगा वैसे ही वो खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये है किस चीज की? दिमाग है। क्या है? मस्तिष्क है। आपने डरा दिया, नेगेटिव थॉट्स ले आए कि फेल हो गया तो, फेल हो गई तो, फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, तो वो एंजाइटी हो गई। या समाज देता आपको ये चीजें सुना सुना कर, भाई क्या कर रहे हो, अरे भाई 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा? अरे भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से नहीं होगा। कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है। कोचिंग से आपने एक अनुशासन सीखना है बस, और समझना है क्या क्या पढ़ना है। मटेरियल बता देंगे वो, जैसे हम लोग बताते हैं कि भाई ऐसा पढ़ना है, ऐसे करना है, बाध्य करते हैं आपको कि इतना याद करो, करना ही पड़ेगा आपको, है ना। भाई इतना ही है रोल, बाकी रोल आपका होता है। कोई भी अगर ये बोले कि मैंने निकाला उसको, वो गलत बोल रहा है। कोई किसी को नहीं निकालता, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? बाकी जो बच्चा निकलता है भाई वो अपनी मेहनत से निकलता है। बहुत होते हैं क्लास में, निकलते कितने हैं? तो जो निकले वो अपनी मेहनत, उन्होंने ज्यादा मेहनत की। वो जो लास्ट में बच्चा बैठा जो नहीं निकला, जो उसके सबसे कम नंबर है, उसने मेहनत नहीं की, और मेहनत अगर की भी तो गलत डायरेक्शन में की, इसलिए नहीं निकला। या ऐसा हो सकता है बहुत मेहनत की लेकिन अंदर जाके डर गया पेपर में, ये भी तो होता है। ये सारी चीजें। और पूछिए, पूछिए भाई, कोई प्रश्न? जो तैयारी में है वो भी पूछ सकते हैं कि ऐसा हो रहा है जी हमारे साथ कि जब मैं पेपर लगा रहा हूं यहां पर तब तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, जब मैं पेपर के अंदर जा रहा हूं या जा रही हूं तो वहां पे आ ही नहीं रहे नंबर, है ना। तो उसका भी यही है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन प्रेशर के शिकार है आप। वही तो रहना, कूल रहना है, कूल होके देना है पेपर। ये मान के चलना है कि यार सफलता और असफलता जो है परिणामों के नाम है ये। कई लोग बोल रहे हैं कि जी बड़ी थकान लग रही है जी, गर्मी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत थकान लग रही है। व्हाट इज टायर्डनेस? टायर्डनेस इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड विच रिस्ट्रिक्ट अस टू वर्क। अभी अगर मैं बोल दूंगा कि मैं कल आपको इस किताब को याद कर लीजिए, कंठागर होनी चाहिए, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, देखना आधे से अधिक लोग याद कर लेंगे। मेरे पास है नहीं 2 करोड़, मैं दे देता। लेकिन मैं अगर इतना बोल दूं कि 1 महीने बाद मैं इस किताब को अगर आपने मुझे सुना दिया पूरा तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया मेरे पे 2 करोड़ रुपए नहीं है देने के। पर अगर होते तो मैं लगाता और मैं बताता कि इस क्लास का सबसे कमजोर बच्चा उसको याद करता, क्योंकि 2 करोड़ रुपए मिल रहे। तो ये तो मस्तिष्क का खेल है। जबकि इन किताबों को अगर आप याद करेंगे तो जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो जिस एज में आपकी जॉब लगी, माना आपकी 21 में लगी और 60 में आप रिटायर हुए, तो तनख्वाह गिन लीजिए 2 करोड़ से तो ऊपर ही होगी। ये तो हो गया पैसा। और सम्मान, पद, प्रतिष्ठा वो अलग चीज, वो भी मिलेगी फ्री में। क्या मिलेगी? क्योंकि इस देश में, इस समाज में सम्मान बहुत ज्यादा है। सरकारी जो कर्मचारी, क्या है, सरकारी कर्मचारी को बहुत अधिक सम्मान है। आप किसी प्राइवेट उसमें हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपका पैकेज 50 लाख का है, वो सम्मान नहीं मिलेगा। आपकी 50,000 रुपए की जॉब है, आपको बहुत सम्मान मिलेगा। समझिए ऐसा हमारा क्या करें। तो मैंने कहा वो पैसा तो मिलेगा, 2 करोड़ से कई ज्यादा मिलेगा 60 साल तक, लेकिन साथ में सम्मान भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी। क्या मिलेगी? सुरक्षा भी मिलेगी। भगवान ना करे किसी कारणवश डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति की ऑन ड्यूटी, तो मृतक आश्रित उसके बच्चों को जॉब भी मिलती है। क्या मिलती है? माना बच्चे अपने आप सेटल हो गए तो पत्नी को आधी पेंशन मिलती है। हालांकि पेंशन अब बंद कर दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि फिर दोबारा शुरू होगी, है ना। देश अमीर हो रहा है, पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। तो पत्नी को भी मिलती है पेंशन। साथ में स्वास्थ्य कार्ड जो होता है आपको नहीं बनाना पड़ता, गोल्डन कार्ड होता है। क्या चाहिए यार। और साथ में जो जिस आपके आपके
ज्वाइनिंग लेटर पर जिसके सिग्नेचर है उसके अलावा आपको कोई हटा ही नहीं सकता। ट्रांसफर कर सकता है इधर उधर, परेशान कर सकते हैं आपको आपकी ईमानदारी के लिए, लेकिन हटा नहीं सकते। समझ में आया? ये और पूछिए, और पूछिए भाई, जो सवाल आ रहा है दिमाग में पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बता दिया मैंने। प्राइवेट भी कर सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा। क्या यूपीएससी में ऐसा लिखा हुआ कि प्राइवेट से करने वाले को पेपर देने नहीं दिया जाएगा? नहीं लिखा हुआ। क्या लोक सेवा आयोग के पेपर में लिखा हुआ कि अगर किसी ने बीए प्राइवेट कर रखा है, 3rd डिवीजन है, तो उसको हम पेपर देने नहीं देंगे? वो भी दे सकता है। यानी अगर आपने बीए कर रखा, ओपन से कर रखा, 3rd डिवीजन है आपकी, तो भी आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हो, तो भी आप पीसीएस का फॉर्म भर सकते हो, जो कि देश की सर्वोच्च सेवा है और प्रदेश की सर्वोच्च सेवा है। इवन आप पीसीएस देने के बाद क्या भाई ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं। आपको टीईटी नहीं निकालना, सीटीईटी नहीं निकालना, यूटीटी नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना आपने, आप सीधे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो। आप शिक्षकों को, मतलब जो शिक्षक जो कि 4th फर्स्ट क्लास है, 10th फर्स्ट क्लास है, इंटर फर्स्ट डिवीजन है, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन है, मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन है, कई तो बीएड फर्स्ट डिवीजन है, एमएड फर्स्ट डिवीजन है, फिर उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या फर्स्ट डिवीजन है उनकी, उसके बाद वो शिक्षक बने हैं, आप उनके अधिकारी बन गए पीसीएस निकाल के। क्या थे आपकी? 3rd डिवीजन थे जी। क्या किया था जी? प्राइवेट किया था। पीसीएस कैसे निकाला? 12वीं के बाद लग गया था जी मैं तैयारी, नहीं निकला मेरा, 3 साल में, 4थे साल में निकल गया, नहीं बन पाया, मैं एसडीएम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन गया, खत्म। समझ में आ रहा है? अब क्या कर रहे हैं, लंबा रास्ता भी कई बच्चे कर रहे हैं, अपना कैरियर, अपना अपना सोचने का तरीका है। पहले आपने क्या किया? तैयारी की, 10वीं से लग गए आप, 12वीं में आपने आईआईटी में हो गया आपका, आपने आईआईटी किया, कुछ साल आपने वहां पर अपनी डिग्री के लिए, या नीट निकाला, फिर आपने क्या किया? एमबीबीएस किया, फिर उसके साथ में पीजी की डिग्री भी ली 5-7 साल, फिर उसके बाद आपके दिमाग में आया आईएएस करना है। क्या करना है? यूपीएससी करना है, क्योंकि उससे ऊपर तो कुछ है नहीं। उस समय तो इसलिए किया ना कि लोगों ने बताया, इसलिए यूपीएससी क्या कर रहे हैं। यूपीएससी का पता था नहीं, दे भी सकते नहीं थे। 12वीं में कहां दे सकते हो आप यूपीएससी? 12वीं में पीसीएस नहीं दे सकते भाई। उस समय क्या था देने के लिए? नीट था, और क्या था? जेई की परीक्षा थी। तो ठीक है, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी, निकल भी गए, पढ़ते 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 इतने साल बाद फिर उन्होंने कहा क्या करना है? यूपीएससी करना है। अब अंतर क्या है मैं बता देता हूं कि उनको पढ़ने की बहुत ज्यादा आदत है, वो 10वीं से पढ़ रहे हैं। आप लोग प्रायश्चित कर रहे हो जिन्होंने 12वीं तक पढ़ाई नहीं की। अब आप तो प्रायश्चित है, अब करना, अब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जब आप उनके बराबर पढ़ पाओगे तभी उनके साथ कंपटीशन हो पाएगा। उनको दिन रात पढ़ने की आदत होती है। किनको? किनको? भाई डॉक्टर्स देखता हूं मैं, एम्स के डॉक्टर्स देखे मैंने दिल्ली में, वो प्राचार्य ऑपरेशन कर रहे हैं, वो हाथ में सब अगल बगल खड़े हैं और वो लिख रहे हैं, साथ में चित्र बना रहे हैं। जो प्राचार्य जो ऑपरेट कर रहे हैं पूरा चित्र बना रहे हैं, पूरा खड़े खड़े, और प्राचार्य साथ में ऑपरेशन करते करते क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, वो सब चीजें क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। और सुबह 8:30 से लेकर शाम तक मेरे ख्याल से वो बिजी हैं। उनको लिफ्ट में बैठने की भी अनुमति नहीं है। उनको बोला गया है कि आप सीढ़ी से जाएंगे आएंगे। किससे जाएंगे? क्योंकि आपका फिजिकल तभी होगा, लिफ्ट में नहीं जाना आपने। चलो फिर भी चोरी छुपे जाते हैं लिफ्ट में, जो भी है। अब यार ऐसे आदमी को अगर टेबल मिल गया तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो गजब का लिखेगा। जो खड़े खड़े लिख सकता हो उसको अगर टेबल दे दिया, देते हैं आपका जब मेंस होता है टेबल मिलता है भाई आपको। और आप हैं कि महीने भर में क्या कर रहे हैं? खाली पीछे से जो मैसेज है उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो आप लिख पाओगे क्या? एक चिट्ठी नहीं लिख पा रहे पिताजी को, मतलब चिट्ठी लिखने का कंसेप्ट भी खत्म हो गया ना। अब तो पहले तो लिखते थे, पिताजी मैं यहाँ पर परम पिता ईश्वर की कृपा से यहाँ पर सकुशल हूँ, कुशल पूर्वक हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहां पर कुशल होंगे। भले ही लास्ट में लिखा होता खर्चा भेज दो, लिखते तो थे बच्चे पहले, तो वो भी नहीं कर रहे। आपको लिखने की आदत ही नहीं है। महीने भर में कितना लिखा? कुछ लिखा ही नहीं जी। तो क्या आप उनके साथ कंपटीशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो तो लिख रहे हैं, आईआईटी वाले लिख रहे हैं। समझ में आया? इसलिए वो लोग निकल रहे हैं। लेकिन अगर इंटर के बाद वो बच्चा अपने आप को बांध दे अनुशासन में
और बोले कि भाई 3 साल मैंने बस लिखना है और पढ़ना है, लिखना है और पढ़ना है, तो फिर कैसे नहीं compete करेगा भाई? करेगा। समझ में आया? फिर एक कॉन्फिडेंस भी हो जाता है उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। क्या है? डिग्री है उनके पास, IITN है वो, उनके पास डॉक्टर है वो, फ्यूचर सिक्योर है। चलो एक दाव यहाँ भी खेलते हैं यूपीएससी में, तो वो बिना बर्डन के खेलते हैं। क्या करते हैं? और आप बर्डन के साथ जा रहे होते हो कि यार हमारे पास तो कुछ है, हम तो बी हैं सिंपल, हम तो आर्ट वाले हैं, हमारा क्या होगा? अरे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। एजुकेशन ये कभी खत्म नहीं होना है, ये चीजें कभी खत्म नहीं होनी है, ये बहुत कुछ है आपके लिए। जो दिल्ली में जो टीचर्स हैं उनके पैकेज सुनिए आप, बड़े गजब के पैकेज होते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, बस मास्टरी करनी होती है। मैंने आपको बता दिया कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला कभी भीख नहीं मांगता है। क्या नहीं मांगता? और उसका जीवन जीने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, उसके देखने का तरीका भी जो होता है वो अलग होता है आप लोगों से। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, उससे अलग होगा उसका तरीका। डॉक्टर सिर्फ अपने फील्ड के बारे में जानता है, IITN अपने फील्ड के बारे में जानता है, लेकिन जो यूपीएससी का एस्पिरेंट होता है वो हर फील्ड के बारे में उतना डीप नहीं जानता जितना डॉक्टर जानता है। लेकिन अगर माना कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो वो उसको समझता है। माना कोई पेंडेमिक, एपिडेमिक कोई ऐसा है तो उसके बारे में वो सब चीज समझता है, क्योंकि वो पढ़ चुका है। वो इकोनॉमिक्स के बारे में जानता है, इकोनॉमी के बारे में जानता है। वो फंसता नहीं है, वो टीवी चैनल्स में जो डिबेट होती है उनमें नहीं फंसता है। उसको पता है चल क्या रहा है देश में, वास्तविकता से क्या रहता है वो अवगत रहता है। वो किसी नेता के मीठे मीठे बोलों से क्या नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है वो। समझ में आया? और उसका जीवन जीने का तरीका जो होता है बहुत गजब का होता है, हर चीज अलग होती है उसकी। वो जब मंदिरों में भी जाता है तो आप सिर्फ अध्यात्म लेकर जाते हो, वो अध्यात्म के साथ साथ उसकी कलाकृति को भी देख रहा होता है, आश्चर्य कर रहा होता है वो कि यार 820 AD में आदिगुरु शंकराचार्य आए, बताओ उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया? ज्योतिर्मठ की स्थापना कर दी। भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ के जब दर्शन करेगा तो बताएगा, बताओ यार इतना पुराना मंदिर है, कहाँ से आया होगा ये पत्थर यहाँ पर, इतनी ऊंचाई पर ये पत्थर कहाँ से आया? उसके बाद जवाब भी होते हैं। जब कोई साउथ इंडियन व्यक्ति उससे बोलता है, जैसे मेरे से पूछा किसी ने, यार ये तो बहुत छोटा मंदिर है, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा आए कैसे थे नीचे से? कि खच्चर पर। तो मैंने कहा आप सोच लो, तुम खच्चर पर आए, तुम खुद अपना बोझा नहीं उठा पाए, इतने पत्थर आ गए यहाँ पर, यार इतना बड़ा मंदिर बन गया उत्तराखंड में, कम है? और मैंने कहा ये क्या देख रहे हो आप कि कितना बड़ा हमारा मंदिर बड़ा, तुम्हारा मंदिर छोटा? मैंने कहा हमारी आस्थाएं बहुत बड़ी है, हम पूजा करने के लिए इतनी दूर तक आते हैं पैदल। कहाँ तक? कभी जाना केदारनाथ तो पता चल जाएगा। तो आस्थाएं तो हैं ये, नहीं? हाँ, देव डोलियां लेके, वो भी क्या देव डोलियां लेके। पता है यार ग्लेशियर होगा, अभी बर्फ होगी बहुत ज्यादा, फिक्र नहीं करते प्राणों की कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, जय भोलेनाथ बोल के क्या जाते हैं आगे। और हमारी डोलियां तो कई बार क्या होता है नदियों में चली जाती हैं स्नान करने के लिए, अपने आप ही स्नान करके फिर। हाँ जी बोलिए। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल जो है वो 10th क्लास से शुरू होना चाहिए या आफ्टर नहीं, 12th? 12वीं के बाद कानून भी आ गया कि 12वीं के बाद ही तैयारी कीजिए, और इससे कोटा में जो इंडस्ट्री चल रही है वो बड़ी प्रभावित हो सकती है। कानून में बोला गया कि भाई इतना बर्डन मत दीजिए बच्चों पर। वास्तव में बाल मन होता है यार, उसको पहले जीने दो। 12वीं के बाद आपकी एज 12वीं में कितनी हो जाती है लगभग? 18, 17, 18 अराउंड। यार 18 साल में 12वीं करते हो आप लोग? मतलब वही 17, अच्छा, हम लोगों ने बहुत पहले कर दिया यार, 19 में ग्रेजुएशन कर दिया, 18 साढ़े 18 में कर दी। क्यों? क्योंकि क्लास टपी ना, जल्दी में थे हम लोग। क्या थे? बट सर जो IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो तो अब यही है, यही तो प्रश्न हो रहा है कि अब जब कानून ये बन गया है कि भाई 12वीं के बाद ही होगी कोचिंग, तो क्या होगा उनका जो 10वीं के बाद कर रहे हैं, 8वीं के बाद कर रहे हैं? तो बनेंगे, उसके लिए भी कुछ तरीके निकलेंगे। 12वीं के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, खासकर मैं ये बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए कि जो देश की सर्वोच्च सेवा में जाना चाहते हैं, IAS, और राज्य की सर्वोच्च सेवा में जाना चाहते हैं, PCS, 12वीं के बाद ही करें। कुछ माता पिता बच्चों से ऐसा अपेक्षा करते हैं, उन्होंने इतने उनके प्राण जिसे बोलते हैं, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, उन्हें उनका बचपन, हालांकि ठीक है
कई जगह पर ठीक भी हो सकता है, लेकिन अति कर रखी है कि एक ही वृक्ष में केला भी लगे, अंगूर भी लगे, आम भी लगे, अनानास भी लगे, ये भी लगे, तो इतना नहीं हो पाता यार, बर्डन नहीं ले पाता बच्चा। ठीक है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 12वीं तक आप लगभग लगभग अपनी लंबाई चौड़ाई जो भी है वो प्राप्त कर लेते हो, उसके बाद फिर अपने आप को झोंकना है, वो भी अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। अगर आपका मन कर रहा है कि क्रिकेट खेलना है तो फिर घर वालों को बोल देना भाई, पहले मेरे बस का नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे क्रिकेट ही खेलना है, फिर क्रिकेट में करो। देश में 11 खिलाड़ी तो 11 या 15 खिलाड़ी तो चुने ही जाते हैं, है ना। तो क्या पता नंबर आ जाए आपका 150 करोड़ में 11 में चुने जाओ आप। ये सोचना भी है आपने, 150 करोड़ की जनसंख्या में क्या मैं उन 15 लोगों में हूं? तो अगर इतनी पॉजिटिविटी के साथ करोगे तो जाओगे। जो लोग हैं वो वैसे ही लोग थे, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई 150 करोड़ है जनसंख्या, 135 करोड़ है, 121 करोड़ है, ये नहीं सोचा उन्होंने कहा मैं बेस्ट हूं, मैं जाऊंगा, वो पहुंचे वहां। और पूछना है? पूछिए पूछिए। किसी और को पूछना है? पूछिए भाई, शर्माइए मत। हो गया ज्ञान प्राप्त? बोधिसत्व। साथ में एक चीज और बोलूंगा मैं, ठीक है कोचिंग अपनी जगह है, जो भी है, हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बट आपो दीपो भवा। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी ही शरण में जाओ, और अपने प्रयासों से अपने निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करो। अगर बुद्ध की वो बात समझ में आ गई आपके, तो फिर सारा सार समझ में आ गया। वही चीज कंपटीशन में भी लागू होती है। कोचिंग सिर्फ अनुशासन बनाने और डायरेक्शन देने के लिए होती है। ठीक है, हम लोग 3 घंटे 4 घंटे बोलते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी अपना अनुभव बताते हैं। शुरू शुरू में अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन जहां पर आपको आपकी छठी कुंडलिनी जागृत हो गई और आपको ये लग गया कि अब मैं कर लूंगा, अब सर से ज्यादा खींच नहीं पाऊंगा मैं, और सर मुझे अब ज्यादा इससे ज्यादा बता नहीं पाएंगे, ये जो फैकल्टीज हैं वो इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगी, तो फिर घर घर पर अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इंस्टीट्यूट के किसी एक कोने पर बैठकर अपना कोना पकड़ लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। समझ में आया? फिर दीन दुनिया से पता नहीं होना चाहिए। फिर ये जो चलते हैं ना, ये इस एज में जो भी चीजें, इन सबसे दूर रहना पड़ेगा आपको। क्या रहना पड़ेगा? टेंशन टेंशन नहीं होनी चाहिए पढ़ाई के दौरान। वो मैंने पहले भी बताया, पिछले वीडियो में बताया था, मनसा वचना कर्मणा, मन वचन और कर्म से फिर एक ही चीज पर लगना, अन्य चीजों पर नहीं लगना। समझ में आ गया कि नहीं? इतना ही बताऊं या कुछ पूछना है? इतना काफी? ठीक।